दोस्तों नमस्ते। उत्तर प्रदेश में कल 7वें चरण का मतदान होते ही चुनाव संपन्न हो जाएंगे, फिर गिनती बचेगी। 10 मार्च को यह तय हो जाएगा कि जनता ने किसकी किस्मत में क्या लिख दिया है, और जनता ने जिनकी किस्मत में जो लिखा होगा उसी हिसाब से उत्तर प्रदेश की किस्मत तय होगी। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी उससे तय हो जाएगा कि अगले 5 साल तक उत्तर प्रदेश का भविष्य कैसा होने जा रहा है। रैलियों में आई भीड़ अगर उसको पैमाना माने, और जो हमारे स्वामीनाथन अय्यर एक वरिष्ठ पत्रकार जो कॉलम लिखते हैं उनके आकलन को देखें तो उससे यह समझ में आता है कि रैलियों के भीड़ को अगर पैमाना माना जाए तो अखिलेश यादव जादू करने में सफल रह सकते हैं। तमाम एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल जो भी आते हैं सबको उलट कर सकते हैं, जो भी सर्वे होते हैं उसको भी उल्टा कर सकते हैं, क्योंकि ओपिनियन पोल तो यही कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आ रही है। पिछले 6ठे चरण तक के जो चुनावी गुणागणित हैं वह भी यही इशारे करते हैं कि मतदान का प्रतिशत हर चरण में थोड़ा सा कम ही हुआ, 1%, 1.5%, 1%, 1.5% लगातार कम होते रहे। तो ऐसी परिस्थिति में यह माना जाए कि उत्तर प्रदेश में वोटिंग बदलाव के लिए नहीं हो रहे। अब आखिरी समय में कौन क्या कर रहा है इसे भी जरा समझना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में शामिल थे, और फिर यहाँ पर अगर देखा जाए वहाँ जब वो बोल रहे थे तो उनका गला फंसा हुआ था। लग रहा था कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के चुनाव में जमकर मेहनत की है और गला फंस गया है। और इसे दूसरे तरीके से देखें तो फंसा हुआ गला यह कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में चीख चीख कर यह बताना पड़ा मैंने यह सब काम किए हैं। अगर जनता को काम दिखाई पड़ता तो शायद इतना चीखने की जरूरत नहीं पड़ती। वहीं जब दूसरी तस्वीर हम लोग देखते हैं तो योगी आदित्यनाथ की भी देखते हैं। उत्तर प्रदेश में अभी इन दिनों जब उनका लेटेस्ट ट्वीट में चेक कर रहा था तो उसमें भी वो कई चैनल्स के इंटरव्यू क्लिप शेयर कर रहे थे, जिसमें मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने बयान दिया था कि 6 महीने तक कोई भी अफसर नहीं बदले जाएंगे, ब्यूरोक्रेट्स नहीं बदले जाएंगे, चुन चुन कर बदला लिया जाएगा। उस पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी थी कि इन लोगों को जनता हिसाब कर देगी, इन्हें कोई ऐसा मौका ही नहीं मिलेगा। खैर ये इनकी प्रतिक्रिया है। और योगी आदित्यनाथ की भी 2 दिन पहले की एक तस्वीर सामने आई, एक वीडियो सामने आया जिसमें वह उत्तर प्रदेश सरकार के किए गए कामों की उपलब्धियां गिना रहे थे, और उसमें जब वो बोल रहे थे तो उनके चेहरे पर भाव नहीं थी, चेहरे पर चमक नहीं थी, उदासी सी भरी हुई थी। यह क्या कहता है? क्या बीजेपी संकट में है उत्तर प्रदेश में? क्या चुनावी आंकड़े तो ऐसे नहीं कहते, लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो फिर बीजेपी के लिए टेंशन है। वहीं अगर अखिलेश यादव की देखें, उनकी रैलियों में जमकर भीड़ आ रही है। भीड़ पैमाना है तो बिहार की तरह तेजस्वी यादव की रैलियों में भी जमकर भीड़ आती थी, लेकिन जो साइलेंट वोटर होते हैं वो वोट कर गए। और भले ही कांटे की टक्कर रही, लेकिन कांटे की टक्कर हार जीत के सामने कुछ नहीं होता है, क्योंकि जो जीत गया वही विधायक है, जो हार गया वो कुछ नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर अखिलेश यादव भीड़ को देखें तो उससे सरकार बनती दिखाई पड़ सकती है, लेकिन भीड़ हमेशा पैमाना नहीं हो सकती है। आखिरी ट्वीट उनका जो आया है वो ट्वीट यह कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में बदलाव के लिए युवा जो है वो चल पड़े हैं, बदलाव करने के लिए वोट देंगे, उन्हें 5 साल तक के लिए नौकरी के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये पूरी परिस्थिति अभी वर्तमान में ये दिखाई पड़ रही है। चलते चलते का हिसाब यही है। अब बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के 9 जिले के 54 सीट पर कल मतदान होंगे। उसमें से कई ऐसी सीटें हैं जो हॉट सीट कहलाती हैं, कई ऐसे चेहरे जो नामी चेहरे हैं। इसमें 2017 की स्थिति क्या थी और इस वक्त क्या होगा, हॉट सीट का थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। फिर जनता के हवाले तो कल रहेगा ही कि क्या होने वाला है, बदलाव कैसे कैसे क्या होने वाला है, इन्हीं पर बातें होंगी। अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के 7वें चरण में जो 54 सीट थे उसमें अगर 2017 का हिसाब देखें, उस 9 जिले में बीजेपी का जब अलायंस था उस वक्त बीजेपी का अपना दल और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के साथ था। सब मिलाकर के 36 सीट उन लोगों ने 54 में से जीत लिए थे, और समाजवादी पार्टी को 11 और बहुजन समाज पार्टी को 6 और निषाद पार्टी को 1 सीट। इस बार थोड़ा समीकरण अलग हो गया है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी इस बार समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हो गए हैं, और भारतीय जनता पार्टी के पास अपना दल और निषाद पार्टी है। तो ये समीकरण ये कहता है कि इस बार क्या होगा।
अब कुछ जैसे हॉट सीट है, पहले 9 जिले तो जो भी हैं, आजमगढ़ सब जान रहा है कितना ये इंपॉर्टेंट है, मऊ है, गाजीपुर है, जौनपुर है, वाराणसी है, मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र जैसे जिलों के अंदर में वोटिंग होगी। और इसमें कई से सीट की मैं चर्चा करता हूँ कि कितने इंपॉर्टेंट है ये सारे सीट, ये जरा देखिएगा। जहुराबाद गाजीपुर में ओम प्रकाश राजभर जो मंत्री रहे इस एनडीए सरकार में, उत्तर प्रदेश में भाजपा में, और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो इस बार समाजवादी पार्टी से हाथ मिला चुके हैं और ये बार बार कह रहे हैं कि योगी बाबा को वापस मठ में जाकर के बिठा देना है, बहुत हो गया। ये इनका है। मुख्तार अंसारी एक ऐसा नाम जिसके बारे में उस वक्त डर लग रहा था जब इनको वापस जेल में लाया जा रहा था। घंटे भर 24 घंटे की रिपोर्टिंग हुई थी कि कैसे जेल इनका ट्रांसफर होता है और क्या डर लगा रहता है कि कहीं विकास दुबे जैसी हालत तो इनकी नहीं हो जाएगी। इनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं अब्बास अंसारी, वो भी विवादित बयान दे रहे हैं जिस पर योगी आदित्यनाथ ने इंटरव्यू में कहा कि इन लोगों को ऐसा मौका ही नहीं मिलेगा और उत्तर प्रदेश में जो भी क्रिमिनल बैकग्राउंड से आते हैं उन्हें आज नहीं तो कल उत्तर प्रदेश छोड़ के जाना ही पड़ेगा। ये उनका आकलन है। और एक जो है मल्हानी जौनपुर से अगर हम देखें तो पूर्व सांसद बाहुबली धनंजय सिंह वो चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्तार अंसारी के बेटे जो है मऊ सदर से चुनाव लड़ रहे हैं। जहुराबाद गाजीपुर से जो चुनाव लड़ रहे हैं वो हैं वही सुहेलदेव समाज पार्टी भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर जो मंत्री रहे। अब देखिए वाराणसी दक्षिण की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी हैं और शिवपुर वाराणसी से अनिल राजभर हैं। रविंद्र जायसवाल वाराणसी उत्तर से हैं। गिरीश यादव ये चुनाव लड़ रहे हैं जौनपुर से और रामशंकर पटेल मरिहान मिर्जापुर से चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें थोड़ा जोड़ते हैं हम किसको, वाराणसी उत्तर में देखिए सपा और भाजपा की बेसिकली इसमें लड़ाई है। जो मेरे पास आंकड़े हैं वो 4 लाख वोटर वहां पे मतदान करते हैं। रविंद्र जायसवाल यहां पर इनको टिकट दिया गया है। अब यहाँ पे देखना होगा सपा भाजपा की लड़ाई में होता क्या है। वाराणसी उत्तर बहुत चर्चित सीट, वाराणसी दक्षिण भी एक हॉट सीट है और 30 साल से यहाँ पर भाजपा का कब्जा है। मंत्री नीलकंठ तिवारी को यहाँ पर दिया गया है। सपा ने इस बार इनको पटकनी देने के लिए जो चाल चली है वो महामृत्युंजय मंदिर के महंत कामेश्वर दीक्षित को, यानी जिसे किशन जी कहा जाता है, उन्हें टिकट दिया है। इसके बाद अगर देखा जाए तो वाराणसी कैंट की हम बात करते हैं। वाराणसी कैंट में 20 साल से यहाँ भी भाजपा की पकड़ है, भाजपा का कब्जा है। सपा बीएसपी आपने यहाँ पे उम्मीदवार दिए हैं और सौरभ श्रीवास्तव पर बीजेपी ने दाव लगाया है। वहीं वाराणसी कैंट की बात हो गई, वाराणसी दक्षिण की बात हो गई, वाराणसी उत्तर की बात हो गई। अब आते हैं मऊ की बात। मुख्तार अंसारी जो 25 साल तक यहां से राज करते रहे, उनके बाद मऊ सदर में अब्बास अंसारी उनके बेटे को टिकट दिया गया है। अब देखना यह होगा कि परिस्थिति क्या कहती है। आजमगढ़ में यहां पर इस सीट पर अखिलेश यादव की प्रतिष्ठा जो है वो दांव पर लगी हुई है, क्योंकि अखिलेश यादव यहां से चुनाव भी जीत करके लोकसभा गए हुए थे। तो ऐसे परिस्थिति में यहाँ पर कैसे कैसे हिसाब होगा। 20 साल से यहाँ पे समाजवादी पार्टी का कब्जा है, गढ़ है इन लोगों का, तो इसमें अखिलेश यादव की प्रतिष्ठा तो जाहिर तौर पर दांव पर लगेगी ही। तो ब्राह्मण कार्ड बीजेपी की तरफ से खेला गया और ठाकुर का कार्ड जो है बाहुबली ठाकुर को टिकट दिया गया है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, यानी मायावती के तरफ से। एक आते हैं मोहम्मदाबाद की बात हम कर लेते हैं। मोहम्मदाबाद यानी गाजीपुर में मोहम्मदाबाद जो है, इसमें आपको अलका राय 2017 में बीजेपी से जीती थी। इनके पति जो हैं वो जीते थे कृष्णानंद राय, उनकी हत्या का आरोप मुख्तार अंसारी पर लगा। अब यहाँ पर देखना होगा कि इस बार भी बीजेपी के ही खाते में यह सीट जाती है कि नहीं जाती है, क्योंकि पूरी परिस्थिति देखने के बाद तो यही लगता है, जो मैंने समीकरण नोट किए हैं और पिछले अपने सारे चरण के चुनाव के गुना गणित को अगर आप देखिए, इससे आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि मतदान अभी तक छठे चरण के लिए बदलाव के लिए नहीं हुए। भले कितने ही दावे हो जाएं, भीड़ तो आती ही है। लेकिन एक एग्जाम्पल जो इन्होंने दिया है स्वामीनोमिक्स के लिए, स्वामीनाथन अय्यर, वो कहते हैं कि भीड़ योगी आदित्यनाथ की रैली में कोना नहीं भर रहा था, ये अपनी उपलब्धि गिना रहे थे, लोग जाने लगे थे। प्रधानमंत्री मोदी की रैली में कनेक्शन नहीं मिल रहा था, भीड़ तो थी, लेकिन जिस कनेक्टिविटी के लिए जाने जाते हैं, जब वो बात करते हैं तो उनके हर एक सवाल का एक जवाब मिलता है, वो जवाब नहीं दिखाई पड़ रहा था। तो मतलब क्या अंतिम चरण में, 7वें चरण, क्या किस्मत बदलने वाली है? पूरे 6 चरण का पूरा हिसाब बदल जाएगा क्या? नहीं। 403 में जो सीट हैं इस पे इतना आसान नहीं कि 6 चरण के गणित को सिर्फ 54 सीटों से बदल दिया जाए।
अब सबके लिए इसमें यह है कि कांग्रेस के हिस्से क्या है, बहुजन समाज पार्टी के हिस्से क्या है, छोटे छोटे दल हैं उन लोगों के हिस्से में क्या है। लेकिन अगर चिर परिचित लड़ाई अगर किसी की है तो वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की है। और इन लोगों के साथ जो 7वां चरण है यही तय करेगा कि बीजेपी इस बार भी 29-30 सीट लेके आती है यहाँ पर, या फिर समाजवादी पार्टी 11 सीट से बढ़ करके 25-26 सीटें पर आ जाती है। क्योंकि इस बार के मतदान को आखिरी चरण में जो देखा जा रहा है, ये कहा जा रहा है अंत भला तो सब भला, शायद सब भला होगा और हर किसी पर नजर है कल मतदान में क्या होने जाना है। तो फिलहाल इस विश्लेषण से ज्यादा कुछ तो नहीं कहा जा सकता कि जब तक कि वोटिंग नहीं हो जाए, लेकिन चेहरे, हाव भाव, रैलियों की भीड़, पिछला चुनावी समीकरण और नेताओं की बयानबाजी में तय होता है कि किस्मत कहां पलटने वाली है। कल के मतदान को हो जाने दीजिए। भीड़ तो पैमाना बन ही चुका है, एक पैमाना जो अखिलेश यादव की तरफ जाते हैं, लेकिन मतदान में कितने लोग वोट करने जाते हैं, कितनी ताकत जनता दिखाती है, बदलाव के लिए वोट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इन सब चीज़ों पर नज़र रखना पड़ेगा। तभी फिर कल एक विश्लेषण होगा और पता चल पाएगा कि उत्तर प्रदेश के 7वें चरण ने सत्ता की चाबी किसके हाथ सौंप दी है। बहरहाल टेंशन सबको होगी। 10 मार्च वाले दिन तो किसी को 9 मार्च की रात तो नींद नहीं आएगी, और कल के आखिरी चरण के मतदान पर जो चुनावी गणित तैयार होंगे उसका आकलन हर कोई दल करेगा, फिर सबको जोड़ेगा और पता लगाएगा कि किसकी सरकार जनता चुनने जा रही है उत्तर प्रदेश में 5 सालों के लिए। भविष्य निर्माण उत्तर प्रदेश का कौन करेगा, राजा कैसा हो, अखिलेश यादव जैसा हो या फिर योगी बाबा जैसा हो, आप बताइएगा। कल विश्लेषण फिर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।